तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द पारी शो। आज मैं फिर से वादे के मुताबिक लाइव हाजिर हूँ और आज हम लाइव बातचीत करेंगे। आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के क्वेश्चंस जो है सराखों पर है। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सजेशंस भी दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे सारे ही वीडियोस जो भी दिन भर में 2 या 3 वीडियोस आते होंगे विश्लेषण पूर्ण जानकारियों से भरे, वो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि कुछ घर में भी काम होते हैं, तो मैंने सोचा जितना जल्दी निपटा दिया जाए लाइव आने का सिलसिला उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतने पॉजिटिवली इन वीडियोस को ले रहे हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आप लोगों का है, जिसको देखकर मुझे बेइंतहा खुशी होती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, इतने ज़्यादा नंबर्स में आप शेयर्स कर रहे हैं और आप इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अभी तक कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं और आप लोग बहुत ही पॉजिटिव है, और इसीलिए मेरी पॉजिटिविटी भी बनी हुई है पूरी तरह से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए और अपने फैमिलीज को सजेस्ट कीजिए, जिससे एक सरलीकरण चीज़ों का उन तक पहुंच सके। जो मैं सरल भाषा में आपको सारी विश्लेषणपूर्ण जानकारी संक्षेप में समझाती हूँ, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी पता चले, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में वास्तव में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है कि इन मेहनत के रिटर्न में आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में किसी भी तरह का नुकसान आप लोगों का नहीं है, उल्टा फायदा ही है। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज भी एजुकेटेड हो जाएंगी पॉलिटिकल जानकारियों के मद्देनजर। वो लोग भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे। मुझे अपने आप को अपडेट करना अच्छा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी मेरे वीडियोस से अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। खैर, संसद का सत्र शुरू हो गया है। कल 14 तारीख से संसदीय सत्र शुरू हो गया है। सारे सांसदों ने अटेंडेंस ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस नोट करवाई है। और रवि किशन ने कल कहा था संसद में कि बॉलीवुड जो है ड्रग का शिकार हो गया है और बॉलीवुड में ड्रग जो है बहुतायत से है और ड्रग के बिना बॉलीवुड नहीं चल सकता है, और ड्रग जो है बॉलीवुड का एक सहारा मात्र बन गया है। और उन्होंने गटर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की सांसद और एक बेहतरीन अभिनेत्री जया बच्चन जो है, आज उन्होंने, जो राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने बताया कि लोग मनोरंजन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लेते हैं और फिर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह के लोगों की बात ना सुनी जाए, जो गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को गटर कहते हैं। इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के सांसद और इस तरह के सरकार में आए हुए लोग जो है वो सोशल मीडिया से प्रभावित है। सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है उसी को सुनते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है इतने ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स नहीं है। इस तरह से उन्होंने जो है पूरी तरह से रवि किशन पर निशाना साधा है। और राहुल गांधी जो अपनी मम्मी के साथ में यूएस में है और अपनी मम्मी को रूटीन चेकअप के लिए ले गए हैं, लेकिन वो आगे आने वाले संसदीय दिनों में जरूर हिस्सा लेंगे। वो राज्यसभा सांसद भी है। वाइन यार्ड से, आपको पता है, बड़ा वाइन यार्ड का मुद्दा हुआ था, जो अमित शाह ने वाइन यार्ड को मुसलमानों की जगह बता दिया था। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं कि राहुल गांधी ने ये बताया है, उन्होंने काफी कविता भरे अंदाज में मोदी सरकार की आलोचना की है और इस बात पे कि मोदी सरकार को ये पता नहीं है, जैसे मैंने कल आपको बताया कि संतोष कुमार गंगवार को पता नहीं है कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, कितने मजदूरों की मौत हो गई, कितने मजदूर जो है उनकी जो आत्मनिर्भर जो यात्रा थी वो आत्मनिर्भर यात्रा एक अंतिम यात्रा बन गई है। इसके बारे में संतोष कुमार गंगवार को पता नहीं है। और जब विपक्ष के इस तरह के हमलावर सवाल रिटर्न में आए, क्योंकि इस बार संसदीय सत्र में रिटर्न में सवाल पूछे जाने थे, तो जिस तरह से संसद में रिटर्न में सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब जो पता नहीं आए, सरकार को पता नहीं है कि कितनी लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार को पता नहीं है कि कितने लोगों की यात्रा अंतिम यात्रा बन गई, सरकार को पता नहीं है
कितने लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। टेस्टिंग जो है अभी तक सिर्फ 5 करोड़ टेस्टिंग ही हमारे देश में हो पाई है, जो कि 135 करोड़ के देश में सिर्फ 5 करोड़ की टेस्टिंग जो है एक चुटकी नमक के बराबर है। तो ऐसे में जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पे कड़ा निशाना साधा है। मैं वैसे भी मैं आपको बता चुकी कि इस बार राहुल गांधी जो है उनकी तलखियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे। कल भी उन्होंने मोदी जी पे निशाना साधा था कि देश की जनता त्रस्त है, मगर राहुल जो मोदी जी हैं हमारे पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, मोर को दाना खिलाने में मस्त है। और उन्होंने मोर वाली वो फोटो भी साझा की थी जिसमें पंचवटी गार्डन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कभी बतख का फोटो, कभी कुत्ते की बातें। तो इस तरीके से राहुल गांधी जो है पूरी तरह से निशाना साधे हुए मोदी जी की तरफ। आज भी उन्होंने कविता में लिखा हुआ है, क्या तुमने ना गिना तो मौत ना हुई, मगर दुख है कि मोदी सरकार को खबर ना हुई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई, मगर दुख है कि मोदी सरकार को खबर ना हुई। मरना उनका देखा पूरी दुनिया ने, मगर सरकार पर इसका असर ना हुई। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के तेवर जो है वैसे ही बने हुए। यूएस से बैठे बैठे जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार जो है असहिष्णु बन चुकी है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेती हूँ जिससे मुझे आप लोगों को एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। मैं खुद हैंडल करती हूँ, इसलिए काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ते हैं बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जहाँ तक कैमराज की बात आती है तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने आप से इसको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे इस वजह से काफ़ी सारा टाइम मेरा बचता है और मैं पढ़ पाती हूँ। काफ़ी मशरूफियत रहती है। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर 10-15 मिनट जो है हमारे हर वीडियो को इतना तवज्जो दे रहे हैं, इतना ज़्यादा आप अटेंशन दे रहे हैं और आप लगातार हमारे वीडियोस को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस जो दे रहे हैं। ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा जानकारी, एक नपी तुली जानकारी विश्लेषण करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खबरों को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आपको मैं याद करके बता पाऊँ, समझा पाऊँ और एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपको बता पाऊँ, एक वो पूरा रियल मिरर आपको दिखा पाऊँ, खबरों के पीछे का आईना आपको दिखा पाऊँ और वास्तव में बता पाऊँ कि असलियत क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं पूरी तरह से पूरे दिल से कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग भी जैसे ही मैं लाइव आती हूँ मैं देखती हूँ कि विद इन सेकेंडों में काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं बहुत सारे लोगों को अब जानने लगी हूँ, उनका नाम भी जानने लगी हूँ। और एक पृष्टि करके एक सर है, उनका नाम भी मैं जान गई हूँ। एक बार बार सामने आते हैं AS सहरावत, आई थिंक उनको मैं जानती हूँ, शंकर जी को जानती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अब जानने लगी हूँ और उनका नाम मैं जानने लगी हूँ और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को नॉलेज है। एक कोठारी जी है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं यहाँ फेसबुक पे जाने लगी हूँ और ये जर्नी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खैर, मुद्दे की बात पे लौटते हैं। राहुल गांधी जी ने इस तरह की कविताएं जो की है, उन्होंने तल्ख तेवर जो है मोदी सरकार की तरफ दिखाए कि सरकार को पता नहीं है, बड़ी दुख की बात है, सरकार को खबर नहीं है, बड़े दुख की बात है, सरकार पे असर नहीं हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, लोगों का रोजगार छिन गया है, लोगों की नौकरियां छिन गई है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। सरकार को एक ही सवाल का जवाब पता है कि पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। और सरकार से जब पूछा गया कि जब सरकार 86 करोड़ परिवारों को, जैसे स्मृति ईरानी ने बताया था फेंका था पता नहीं क्या क्या, तो स्मृति ईरानी जी ने जो फैकोलॉजी की थी, उन्होंने बताया था कि 86 करोड़ परिवारों को जो है अनाज दे रहे हैं। 86 करोड़ परिवार तो हालांकि नहीं होंगे, लोग होंगे मेरे ख्याल से हमारी 135 करोड़ की आबादी में, लेकिन उनका भी कोई रिकॉर्ड जो है कल संसद में पूछे जाने पे, विपक्ष के द्वारा पूछे जाने पर लोगों के पास में, संसद में सरकार के मंत्रियों के पास में नहीं है। हाँ,
लेकिन हर्षवर्धन जी ने मोदी सरकार की बड़ी तारीफ की है। हर्षवर्धन जी, जो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है, और हर्षवर्धन जी ने काफी तारीफ की है मोदी सरकार की। मोदी जी की स्पेशली उन्होंने बहुत तारीफ की कि मोदी जी कोरोना की हर खबर पे जो है पर्सनली नजर बनाए हुए हैं। और मोदी जी ने ये भी बताया है कि जब तक वैक्सीन नहीं रहेगी तब तक तसल्ली नहीं रहेगी, और वैक्सीन का इंतजार बहुत ज़रूरी। कोई भी देश वैक्सीन बनाए, लेकिन वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में आनी चाहिए। मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली प्राइवेटली नज़र बनाए हुए सारी खबरों पे, और मोदी जी जो है वो पूरी देश की जनता को जो है ये बताना चाहते हैं कि सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए। और उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी सरकार जो है वो उनका जो लॉकडाउन है, हर्षवर्धन जी के हिसाब से, जो स्वास्थ्य मंत्री उनके हिसाब से जो लॉकडाउन है वो बड़ा अच्छा साबित हुआ, और लॉकडाउन की वजह से ही जो है आज हमारे यहाँ पे कोरोना पेशेंट कम है, ऐसा हर्षवर्धन जी का मानना था। जो हर्षवर्धन जी के हिसाब से काफी सही है, लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट और काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट्स का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लगाया गया है, जनता को इन्फॉर्म करके नहीं लगाया गया। एक सडन लॉकडाउन था और काफी सख्त लॉकडाउन था, काफी पूर्ण लॉकडाउन था, और ऐसे में लॉकडाउन के चलते जो है लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही है, एमएसएमईज पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग अपने घरों तक चले गए हैं, और अब वापस आने में उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिन शहरों में वो काम करते थे वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोरोना का कहर बरपा हुआ है। उनके पास जॉब्स नहीं है। मनरेगा के तहत जो रोजगार मिलते थे 100 दिनों के, वो भी उनके पूरे हो चुके हैं। अब उनके पास में खाने के लिए नहीं है। बहुत सारे किसानों की सुसाइडल न्यूज़ेस जो है वो बाहर के अखबारों में छप रही, मतलब विदेशी अखबारों में छप रही, लेकिन हमारी सरकार किसी भी तरह की अखबार की जो है कटिंग जो है सरकार के पास में नहीं है। ना ही हमारे यहाँ के अखबार जो है छापते हैं। हमारे यहाँ के अखबार छापने के लिए रेडी नहीं, हमारे यहाँ के पत्रकार ये छापने के लिए रेडी नहीं है कि हमारे ग्रामीण भाई बहन जो है, हमारे गाँव में रहने वाले किसान, हमारे गाँव में रहने वाले व्यापारी, उद्योग धंधे वाले जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते उनके रोजगार बंद हो गए, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। कोई भी इन खबरों को छापने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है, हमारे यहाँ की खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स तक छाप रहा है कि भारत में गरीब लोग गाँव में सुसाइड कर रहे हैं। खैर, ये तो हमारे यहाँ के अखबारों की बड़ी खास बात है। कल इतना बड़ा कांड हो गया, जिस पर मैं बता रही थी आपको, सारे क्रिकेटर्स, जितने पूर्व क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर से मिला के सारे क्रिकेटर्स, सारे सीजेआईज, जितने पूर्व जस्टिसेस हैं, सारे सीजेआईज को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स जितने हैं, मुख्यमंत्री, सारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब, बहुत सारे अपराधी जो फेमस अपराधी होते, क्रिमिनल्स होते, फेमस क्रिमिनल्स, फेमस जर्नलिस्ट्स, और लगभग सभी की जो है चाइना की कंपनी जो है, शेंजांग की कंपनी है, और ये कंपनी जो है जियांग कंपनी है शेंजांग की, ये जो है जासूसी करवा रही है, और जासूसी का जो जवाब हमारे पास में नहीं है। और ये लगभग 10,000 अल्ट्रा रिच लोग जो है, जो खबरों में बने रहते हैं, जो 10,000 हमारे देश के, उसमें 1300 के करीब नेता हैं, और पूर्व नेता है, पूर्व सीएम्स, पीएम्स, पूर्व एमएलएस है, और कुछ उद्योगपति है, अडानी अंबानीज है, और इस तरह से जासूसी की जल रही है। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी जो डिसाइड हुआ है, आधुनिक वार इसको कहते हैं, और इसको हम लोग साइबर वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। और ये एक जंग का आधुनिक तरीका जो है चाइना ने निकाला है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है हमारी विश्व में नंबर 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर करके चाइना जो है बिना युद्ध करे अपना एक दबदबा किसी देश पे कायम करना चाहती है, भारत पे कायम करना चाहती है। ऐसा चाइना और अमेरिका काफी सारे देशों के साथ में ऐसा करते हैं। इसको हाइब्रिड वारफेयर कहते हैं। सिर्फ राफेल से ही वार होती है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए विशेषज्ञों ने बताया है कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, इसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। भारत की भी ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए जो इन हाइब्रिड वॉरफेयर्स के लिए रेडी रहे, और इन हाइब्रिड वॉरफेयर्स का जवाब जो है हमें देना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे सेना के सीडीएस जो तीनों सेनाओं को देखते हैं,
वो तक जो है जासूसी के अंडर चल रहे हैं। उनकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उनकी लोकेशंस, उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस उनके मोबाइल में डाउनलोडेड होंगे। उनकी लोकेशंस, वो अपने रिश्तेदारों से क्या बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स से क्या बात कर रहे हैं, लगभग सारी ही इंफॉर्मेशन जो है इन हाइब्रिड वॉरफेयर के चलते जो है चाइना इकट्ठी कर रहा है। और ये जो कंपनी है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी कंपनी मानी जाती है, जो चाइना की सरकार को पल पल की जानकारी हमारे यहाँ के 10,000 टॉप मोस्ट अल्ट्रा रिच और टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो लोग हैं, टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं और जो खबरों में बने रहते हैं, उनकी जो जानकारी है ये लगातार न्यूज़पेपर जो है वो चाइना को दे रहा है। चाइना का जो कंपनी है वो चाइना के न्यूज़पेपर में जो है खबर छपी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो है चाइना का न्यूज़पेपर भी हालांकि सरकार का ही है और ये कंपनी भी सरकार की ही है। और इस तरह से जासूसी जो है काफी समय से करवाई जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। और विपक्ष के जो अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता है, पार्टी प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है अधीर रंजन चौधरी, और मणिकम टैगोर कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने सरकार पर हमला बोला है। और इन विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा को स्थगन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में लोकसभा का स्थगन कर दिया जाना चाहिए और इस जासूसी के इलाज करने चाहिए, क्योंकि इस तरह से देश की जासूसी करके एक माहौल जो है वो काफी चाइना के पक्ष में जा रहे हैं माहौल। तो इस तरह के माहौल से जो है हमें बचना चाहिए और फौरन जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बच सके इस तरह के माहौल से। और हम जो है इस तरह की आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक युद्ध प्रणाली का जवाब, करारा जवाब चाइना को दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात नहीं है, किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में इसकी बात नहीं है। सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी थी, लेकिन कल से लेकर अभी तक एक शांति का माहौल बना हुआ है। कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री। हालांकि सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है, जो अभी एम्स में एडमिट है, लेकिन उनकी फौज तो बाहर डेफिनेटली गृह मंत्री जी की फौज जो है बाहर तैनात होगी। और इस फौज का काम था कि देश को इस तरह के संकटों से और डिजिटल संकटों से बचाए, इस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर से देश को बचाए और देश के इतने उच्च कोटि के जो पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, क्रिकेटर्स है, उद्योगपति है, जस्टिसेस है, अपराधी, जो भी अपराधी होंगे, इन सब लोगों का जो है डेटा कम से कम चाइनीज कंपनी से बचा के रखना चाहिए था। और ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है और अमेरिका, चाइना हमेशा से ऐसा करते आए हैं। इस बारे में जानकारी जो है सभी देशों को है। लगभग पबजी और टिकटॉक बंद कर देने से सिर्फ डेटा की चोरी से बचा नहीं जा सकता। डेटा चोरी, डेटा हैकिंग का तरीका जो है वो अनेकों तरीके आज उपलब्ध है। और जो देश है वह हमारे देश की सेना पर, हमारे देश की राजनेताओं पर ध्यान रख के पल पल की खबर रखकर, और जो इनके क्लोज टू लोग हैं, जो नेता और अभी राजनेता जो क्लोज लोगों से बातचीत करते हैं, उन पर ध्यान रखकर जो है चाइना एक तरह से हाइब्रिड वारफेयर के माहौल चाइना ने पैदा कर दिया है। और इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन अगर चाइना के पास में होगी तो हम बाय डिफॉल्ट जो है चाइना के गुलाम बन जाएंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि जिस तरह से हंगामा मचना चाहिए था इस खबर से, उस तरह से इस खबर को तूल नहीं दिया जा रहा है किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा, ना ही सोशल मीडिया में इसकी कोई खबर है। ऐसा बताया जा रहा था कि कल खबर आने के बाद में काफी हंगामे होंगे, लेकिन किसी तरह का हंगामा नहीं किया गया है। तो खैर ये अच्छी बात है। एक और खबर सामने आ रही है कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने जो नीरव मोदी के लिए लंदन की अदालत में बयान दिए हैं। उन्होंने बताया है कि नीरव मोदी को भारतीय न्याय प्रणाली के तहत न्याय नहीं मिल सकता है और भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो पक्षपाती है और ये पक्षपात करती है भारतीय न्याय प्रणाली में। तो उचित न्याय नीरव मोदी को मिलना मुश्किल है। इस तरह से मार्कंडेय काटजू जी ने कल लंदन की अदालत में नीरव मोदी को प्रोटेक्ट किया है, जो एक सरप्राइजिंग बात है। जो जस्टिस, इतने बड़े जस्टिस रह चुके हैं मार्कंडेय काटजू, उस तरह से नीरव मोदी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि बहुत जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। उसके पहले भी नीरव मोदी के वकील ने बताया था
कि भारतीय जेलें जो है वो हाइजीनिक नहीं है और सुरक्षित नहीं है, वहां पर अन्याय हो सकता है और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है भारतीय जेलों में, ऐसा लंदन की जेल में, लंदन की कोर्ट में बताया था। और ऐसे में सुसाइड के मामले सामने आते हैं और जो ऐसे में कैदी होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह की गलत बयानबाजी जो है नीरव मोदी के वकील ने पिछले हफ्ते की थी, जो मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज ये भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज ये भी है कि भारत जो है यूएन का सदस्य बन गया है। भारत और अफगानिस्तान बल्कि दोनों ही यूएन के सदस्य बन गए हैं। यूएन के जो 54 मेंबर है उन्होंने 2 सीटों के लिए 3 देशों की जो है दावेदारी की थी, जिसमें 3 देशों में अफगानिस्तान, चाइना और भारत आते थे, लेकिन किसी ने भी चीन का साथ नहीं दिया। 54 मेंबर में से ज्यादातर मेंबर्स जो है वो अफगानिस्तान के साथ थे, ज्यादातर मेंबर्स जो है भारत के साथ थे। भारत जो है वो यूएन का अब सदस्य हो गया है। 4 सालों के लिए भारत को ये पोजीशन दी गई है, जिसमें भारत को महिलाओं की स्थिति के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है। महिलाओं की स्थिति को लेकर जो सहयोग का कार्य होगा भारत सदस्य के रूप में करेगा। इन सब बातों की जानकारी जो है यूएन में हमारे भारतीय स्थायी सदस्य जो बैठे हुए हैं टीएस तिरुमूर्ति, टीएस तिरुमूर्ति जी ने ये बात बताई है कि सभी सदस्यों ने भारत को और अफगानिस्तान को बढ़ावा दिया है और भारत और अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया था, इसीलिए भारत जो है सदस्य बन पाया है यूएन का। और महिलाओं के सहयोग और सुरक्षा के लिए भारत की सदस्यता तैनात की गई है, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए कार्य करने हैं। और ये सारी बातें जो है निकल के आ रही है, ये सारी बड़ी खबरें जो है आज निकल के आ रही है, जो बहुत खुशी की बात है। भारत इस पोजीशन पे 4 साल तक बना रहेगा, ऐसा टीएस तिरुमूर्ति का कहना है। तो खैर अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसके बाद में हमारे पूर्व जस्टिस जो है मदन बी लोकुर ने बताया है कि सरकार जो है वो मासूमों पे अत्याचार कर रही है। सरकार के खिलाफ उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने बताया है, लोकुर साहब ने बताया है कि कोई भी अगर आवाज उठाता है तो सरकार उसको देशद्रोह के आरोप लगा देती है, यूएसपीए लगा देती है, और सरकार जो है यूएसपीए के तहत या एनएसए लगा देती है और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो मदन बी लोकुर ने ये भी बताया है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो ना सरकार में बैठी है, आम जनता ना ही कहीं पर पावर में है, तो आम जनता सड़कों पर तो दंगे कर नहीं सकती है, तो आम जनता आखिर कर क्या सकती है। तो आम जनता सड़क पर अगर नहीं आ सकती है तो आम जनता डेफिनेटली पूरी तरीके से आम जनता जो है वो अपनी आवाज ही उठा सकती है, लेकिन आवाज उठाना भी मोदी सरकार के कार्यकाल में जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है, मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और ये देखा जा रहा है कि 6 साल में कोई भी आवाज, किसी भी तरह की आवाज उठाया जाने पर यह कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, या आप 10,000 का बैंक से लोन लेके आप स्वरोजगारी बन जाइए, या आप आवाज ना उठाइए, सरकार अच्छे दिन ले आई है। या अगर ज्यादा आवाज उठाई जाती है तो इनकम टैक्स की तरफ से परेशान किया जाता है, और अगर ज्यादा आवाज उठा दी जाए तो काफी अलग अलग पैमानों पर इनको परेशान किया जाता है, हताश किया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है। 2-2 साल तक जेल काटी जाती है। जैसे पिंजरा तोड़ के 2 सदस्यों को मैंने आपको बताया था, किस तरह से पिछले वीडियोस में बताया था, किस तरह से पिंजरा तोड़ जो संगठन है उसके सदस्यों को 2 सदस्यों को अंदर कर दिया था, और फिर 8 से 9 महीने के बाद में रिहा किया। डॉक्टर कफिल 2.5 साल से यही सब झेल रहे हैं। उसके बाद में मैंने कल आपको एक स्टोरी बताई थी, किस तरह के 5 मुसलमान लड़कों पर एनएसए लगा दिया गया, और हिंदू मुसलमान करके सरकार जो है फूट डालो और शासन करो जैसी अंग्रेजों की तरह नीतियां अपना रही है। और ये सरकार का अपना वोट बैंक भरने का तरीका हो सकता है हिंदू मुसलमान करके, लेकिन एनएसए लगाना और लोगों की आवाज उठाकर उनको दबाना जो है गलत बात है। क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी में अकर्मण्यता दिखाई है, मजदूरों की मौतों पर अकर्मण्यता दिखाई है, कोरोना से प्रोटेक्शन पे अकर्मण्यता दिखाई है, लोगों का रोजगार बंद हो गए उस पर अकर्मण्यता दिखाई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन सरकार अपनी अकर्मण्यता हर फील्ड में दिखा रही है। सरकार अपनी वाहवाही और मीडिया के चलते अपनी तारीफ करवाकर बहुत खुश है, और मीडिया भी जो है
पूरी तरह से सरकार की तारीफ करने में लगा हुआ है और मीडिया हर तरह से सरकार की तारीफ करता है। हर शाम को प्राइम टाइम में सरकार की तारीफें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अपना पीएफ फंड निकाल के, ग्रेच्युटी निकाल के लोग अपना खर्चा चला रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग हताश है, परेशान है। जैसे कि रवीश कुमार जी कहते हैं कि जिस तरह से सुबह गुड मॉर्निंग का जब तक मैसेजेस आते रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तब तक समझिए कि लोग बचे हुए हैं, लोग जिंदा है। जिस दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जो ये इस तरह के अंधभक्तों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे, उस दिन जो है आखिरी दिन होगा, उस दिन लोग मर जाएंगे। और शायद लोगों के मरने के बाद ही आवाज उठाना जो है मुनासिब रहेगा। अभी आवाजें अगर उठाएंगे भी तो कोई उसको सुनेगा नहीं। अभी कोई आवाज उठाता भी है तो सरकार द्वारा वो आवाज फौरन रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है। तो जो एक बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही लोकतंत्र की हत्या वाली बात है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारे अभिव्यक्ति की आजादी की हनन किया जा रहा है, क्योंकि 19(1) अनुच्छेद के हिसाब से हम अपनी बोलने की आजादी जो हमारे पास में, उसका हनन किया जा रहा है। सिर्फ कंगना रनावत के अलावा शायद हमारे देश में किसी के भी पास में बोलने की आजादी नहीं है। अगर कंगना रनावत के अलावा कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को रोक दिया जाता है, फौरन उस पर फटकार लगा दी जाती है, उसको किसी न किसी केस में उसको अंदर बंद कर दिया जाता है, या कोई ना कोई उस पर NSA USPA लगा दिया जाता है। यूपी में तो अभी और हालात बेकार है। कोरोना का जो कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी तरह से जो है देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सरकार ये बताने में लगी हुई, हर्षवर्धन जी बताने में लगे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, कि हमारे देश की हालत जो है वाह निराली है, अनोखी है, बेहतरीन है, और हमारे देश में जो है ऐसे हालत कभी न थे न होंगे। हमारे देश में जो है अच्छे माहौल है, लोग रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो रिकवर होके करेंगे क्या? उनके पास तो जॉब ही नहीं है, वो खाएंगे क्या? उनके पास तो खाने को नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, पीएफ खत्म हो जाएगा, ग्रेच्युटी खत्म हो जाएगी, तो खाएंगे कैसे? तो उसका अरेंजमेंट सरकार को करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट के चलते मैंने एक वीडियो आपको वो भी बताया, आप यूट्यूब पर जाकर अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें डाला भी है यूट्यूब में, तो हमारा आप वेलफेयर स्टेट के चलते उस वीडियो को जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम में आ सकता है कि वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के चलते सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। हमारे यहाँ की नहीं, हर देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे देश की सरकार जो है वेलफेयर स्टेट को भूल गई है। हमारे देश की सरकार लगभग सब कुछ भूल गई है, क्योंकि सरकार के पास इतना फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। सरकार जो है वो सिर्फ अपनी तारीफों से ही खुश है, तो काम वाम करने में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार ने आपके लिए बहुत सारे मुद्दे पैदा कर दिए हैं, कंगना रनावत है, रिया चक्रवर्ती है, और भी कई सारे मुद्दे जो है सरकार पैदा करती रहेगी आगे चल के। कोरोना एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते लगातार जो है सरकार एक से एक मुद्दे आपके सामने ला रही है, और आपका ध्यान जो है मुद्दे की बातों से भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है आपको, और ये बताया जा रहा है कि देश में सब चंगासी, जबकि कुछ भी चंगासी है ही नहीं। आपके यहाँ पर सारी चीजें जो है वायर हो चुकी है, और जिनको महान बनाना है सरकार उनको महान बना देती है, जिनको भिखारी बनाना है उनको भिखारी बना देती है, जिनको लटकाना है उनको सरकार लटका देती है, और जिनको जेल के पीछे पहुंचाना है, बिहाइंड द बार्स पहुंचाना है, जेल के अंदर पहुंचाना है, उनको सरकार जेल के अंदर पहुंचा देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने रिया का केस देखा है, आपने कंगना का केस देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संजय आहूजा जी इज वॉचिंग। जी संजय आहूजा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपको देख रही हूँ, आप काफी दिनों से, इसके पहले भी आप मुझे दिखाई दिए थे, काफी दिनों से आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। श्रीराम सिंह नमस्कार। और काफी लोग जो है लगातार हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और रेगुलर दर्शक है, और बहुत अच्छा है अगर आप अपने देश के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी जानकारी के लिए अगर आप समय निकाल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कम से कम आपको आगे आने वाली परिस्थितियों का अंदाज़ा होगा और आप उस हिसाब से सावधानी बरत के चलेंगे। इसीलिए ये मेरा चैनल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें जो है एक विश्लेषण पूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें, एक प्रॉपर जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें, और इन जानकारियों को हम किसी भी तरह का मिर्च मसाला लगा के प्रस्तुत नहीं करते हैं। बहुत सरल, बहुत आसान और स्पष्ट शब्दों में आपके सामने जानकारियाँ आती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतना ज़्यादा
पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमारे चैनल को दे रहे हैं, इतना ज़्यादा आप बेहतरीन रिस्पांस हमारे चैनल को दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा और आपका साथ बना रहे, इसी तरह से हमारा आपका गठजोड़ बना रहे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है इतनी अच्छे से कदम मिलाकर चले। और मैं भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में तैयारी कर आती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है कि मैं आप लोगों को एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी, एक सही जानकारी, एक पॉजिटिव जानकारी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। इसकी मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि आप लोगों के सामने मैं जितना ज़्यादा हो सके एक सच्चाई का आईना आपको दिखा सकूं, एक संक्षेप में आपको बता सकूं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारियाँ देखते हैं कि और कितनी जानकारियाँ मैं आपको बता सकती हूँ। तो यूपी में जो है हमारे योगी जी है, योगी जी ने एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया है। अब योगी जी को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसका पता नहीं है, लेकिन यूपी में स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन योगी सरकार ने किया, जिनको ऑरेंज बाबा भी कहा जाता है। तो इन ऑरेंज बाबा ने जो स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया है, उसके चलते मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस फोर्स जो है वो आपको बिना वारंट के आपके घर की तलाशी ले सकती है। ये स्पेशल पुलिस फोर्स जो है, एसपीएफ जो है, वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और तो और स्पेशल पुलिस फोर्स को हायर पे भी लिया जा सकता है। मतलब अगर कोई बिल्डर या कोई बड़ा माफिया अगर आपके पैसे लूट कर अगर स्पेशल पुलिस फोर्स को हायर करके बिठा लेता है घर में, तो आप उससे बहस नहीं कर सकते, आप उससे उलझ नहीं सकते, क्योंकि योगी जी की स्पेशल पुलिस फोर्स उसके पास में है। तो आप डर के रहिएगा, और आपकी जो है वाट लगाने की, एक तरीके से मुंबईया भाषा में कहते हैं, आपकी बैंड बजाने की पूरी व्यवस्था जो है योगी सरकार ने करके रखी हुई है। और योगी जी के पास में कोई काम नहीं है। शायद अंग्रेजों के काफी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, अंग्रेज किस तरह से रूल करते थे। हिंदू मुसलमान वाला तो करते ही है योगी जी, फूट डालो और शासन करो। एनएसए तो रोज ही लगाते हैं, बलात्कार रोज हो रहे हैं यहाँ पे, अत्याचारों के नाम पे अपहरण रोज हो रहे हैं, 1 करोड़ के 2 करोड़ के। परसों ही एक व्यापारी का जो है आपने देखा होगा, यूपी में एक व्यापारी ने चीख के बताया था, वीडियो में बताया था कि मेरी जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। आखिर उसकी मौत हो गई, और मौत भी किसने की, ऐसा बता रहे हैं कि पुलिस वाले से उसका लफड़ा चल रहा था। पुलिस वाला जो है 5 लाख रुपए अर्जेंटली मांग रहा था, और व्यापारी ने देने से मना कर दिया था। विस्फोटक पदार्थों का कारोबार या रासायनिक पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यापारी थे, और इन्होंने बताया था कि इनकी जान को खतरा है, मगर इनकी जान की किसको पड़ी हुई है, योगी सरकार या पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है। तो पता नहीं ऐसा कहने से शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर ठीक है, आप लोग हैं मैनेज करेंगे इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत सारे चैनल्स वाले कह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वाले कह रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आई एम द लास्ट पर्सन टू से दिस, बिकॉज मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिन भर में बहुत सारे पेपर पढ़ लेती हूँ तब तक, तो मुझे लगता है कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस कि योगी सरकार जो है एसपीएफ का गठन करके जो है किस तरह से जनता को पूरी तरह शिकंजे में लेके अत्याचार करने को उतारू है, और अत्याचार करने की पूरी अरेंजमेंट्स जो है वो योगी सरकार द्वारा कर ली गई है। और योगी सरकार जो है किसी भी हद तक जो है अपने इन तानाशाही वाले अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ऐसा ही एक एक्ट जो है, रोलेट एक्ट जो है अंग्रेजों ने लाया था, तो रोलेट एक्ट की तरह ही ये एक्ट है जिसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, आप देखते रह जाओगे, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यू विल बी बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आपको जो है अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको शायद आप पे यूएसपीए लगा दिया जाए या एनएसए लगा दिया जाए, और पता नहीं और कौन कौन सी धारा है जो अलग अलग धारा है जो है देशद्रोह के मामले में होगी, वो सारी लग जाएगी। तो खैर ये सारा जो है हमारे देश में माहौल बना हुआ है, चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि
आप लोगों को अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत खतरनाक वाली बात है। और चाइना जहाँ 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है, सॉरी, वहीं पर जो है हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे, गूगल पे, हमारे यहाँ पे ट्विटर्स पे मेनली ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर SSR, ग्लोबल डिमांड। अब तो ग्लोबल डिमांड हो गई है, मतलब लोगों को कुछ काम ही नहीं है, ग्लोबल डिमांड। यहाँ पे वहाँ ब्राजील में जो है वो बाढ़ आ गई है, कोरोना इतना भारी भरकम जो अपना प्रकोप फैला रहा है, तांडव मचा रहा है। वहाँ अमेरिका में जो है जंगलों में आग लग गई है। ट्रम्प साहब और उनकी पार्टी जो है बुरी तरह से इलेक्शंस में लगी हुई है, 2 हफ्ते बाकी है सिर्फ, और इतना पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, अर्थव्यवस्था गिर रही है और गिर गई है ऑलमोस्ट। लेकिन हमारे देश में लोगों को कोई काम ही नहीं, इतने वेले हैं, भूखे मरेंगे, लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर SSR, मतलब कंगना का घर क्यों गिरा, कंगना का घर क्यों गिरा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, मतलब इतने वेले और इतने फालतू के लोग हैं, इनको करने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह दिन रात करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों की वायरल से तबीयतें खराब है, बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बारिश जो अभी भी बहुत सारे राज्यों में बारिश लगातार होने वाली है 2 से 3 हफ्ते। और तो ये सब लोगों को देखना नहीं है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, ग्लोबल डिमांड, हर किसी को देखो यूट्यूब पे वही लगा हुआ है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस सुशांत का ऐसा, फलाने का ऐसा, ये सब क्या है। और वो दिशा सालियान का कल वीडियो वो आया कि उनका जो बॉयफ्रेंड है राहुल रॉय, वो 9 तारीख को फ्यूनरल मना रहा है, फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, और उसके दोस्तों को बुला रहा है, दिशा सालियान के दोस्तों को बुला रहा है, लेकिन बॉडी जो है 11 तारीख तक कूपर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तो ये बताइए आप कि वो किसका फिर फ्यूनरल करने वाला था, किसके फ्यूनरल पे लोगों को बुला रहा था। ये सब जो है ढकोसलेबाजी है, ढोंगबाजी थी उसके मंगेतर की, और उसकी डेथ जो है मेरे ख्याल से 8 तारीख को हुई थी। और फिर पुलिस ने जो है महाराष्ट्र सरकार का साथ देते हुए बताते हैं कि कपड़े गायब कर दिए, बताया कि न्यूड बॉडी मिली, फिर बताया कि कपड़े थे नहीं, और फिर बताया गया कि ये खुदकुशी है, फिर उसको उसके छत से गिरने को एक्सीडेंट बताया गया। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार निकल के आ रही हैं, और इस तरह की खबरों के चलते जो है महाराष्ट्र सरकार पर काफी ज्यादा निशाने साधे जा रहे हैं। बट नीतीश राणे जो है बीजेपी के जो सांसद है और नारायण राणे के बेटे, उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार सीधी तरीके से सीबीआई को फेवर नहीं करेगी, सीबीआई को सही सच्चाई नहीं बताएगी, तो शायद मुझे जाके सच्चाई बतानी पड़ेगी, सीबीआई से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई जो है राइट ट्रैक पे है, सीबीआई बिल्कुल सही काम कर रही है, और सीबीआई के इस काम की उन्होंने काफी तारीफें की है कि दिशा सालियान की मौत में सीबीआई सही रास्ते पे है, और रिया चक्रवर्ती वाले केस में भी सीबीआई बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, राइट ट्रैक पे है। और ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जेल में बैठे क्योंकि उनकी याचिका जो है खारिज की गई थी पिछले गुरुवार को। अब आज जाके हाईकोर्ट में उनके वकील ने याचिका दायर की होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने काफी सारी हस्तियों के नाम लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, जो ये काफी पुरानी एक्ट्रेस है, साउथ से काफी सालों से 10-12 सालों से साउथ में काम कर रही है, और सैफ अली खान की बेटी जो पुश्तैनी लोग हैं और जो पता नहीं 50 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 50-55 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रतीक है इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की फैमिलीज के प्रतीक है, नेपोटिज्म के प्रतीक है। इनसे ही इंडस्ट्री शुरू होती है, इन पे ही इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। ये लोग भी ड्रग्स के आदी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि एक बंदा जो है ड्रग्स लेके घूमता रहता है, क्योंकि इसमें नार्कोटिक्स में जो रूल और रेगुलेशंस है उसके हिसाब से जो है एक क्वांटिटी के बेसिस पे सजाएं मिलती है कि कमर्शियल यूज के लिए है या पर्सनल यूज के लिए है, क्या है। तो उसके चलते जो है ये लोग सप्लायर जो इनका पार्टी के बाहर जो बिल्डिंग के बाहर घूमता रहता है सप्लायर। जैसे ही माल खत्म होता है सप्लायर फिर अंदर घुस जाता है पार्टी के, फिर इनको माल दे के निकल जाता है। फिर ये कोशिश करते हैं कि इसको आधे घंटे में माल को निपटा दिया जाए, फिर जो है फिर वो माल देने आता है सप्लायर। तो इस तरह से ये पार्टीज ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, जिसमें कि
सप्लायर जो है वो आता जाता रहता है और क्वांटिटी जो है कम रखी जाती है, जिससे कि अरेस्ट होने का खतरा ना हो। और केजो का नाम भी सामने आ रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि केजो इतने सेंसिबल है, वो कभी ऐसा करते होंगे, लेकिन उनका भी नाम जो है रिया चक्रवर्ती ने लिया है। और भी कई बड़े नाम जो है ड्रग्स की कंजम्पशन में शामिल है कि इन लोगों को बिना ड्रग्स लिए इनसे काम नहीं होते। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का भी नाम सामने आ रहा है और काफी सारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि दिशा सालियान के केस में पुलिस जो है काफी दबादबी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल लोगों का हाथ जो है इसमें बताया जा रहा है। इसलिए जो है दबाया जा रहा है मैटर को और बताया जा रहा है कि ये मैटर जो है सबजुडिस्ड है और इसमें बात नहीं करेंगे। हालांकि दिशा सालियान के पेरेंट्स ने पता नहीं किस प्रेशर में आके या बदनामी से बचने के लिए बताया कि हमारी बेटी ने सुसाइड किया है, इसको छोड़ दो, लेकिन फिर भी जो है जनता इस मैटर को समझना चाहती है, उत्सुकता बनाए हुए हैं। और खासकर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो है इस मैटर में अपना हस्तक्षेप पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं और ऐसा पता चल रहा है कि अब जो है मैटर नए तरीके से खुलेगा। और डेफिनेटली जो लोग दिशा के मौत के समय वहां मौजूद थे, जो दम मारो दम वाले लोग, वही जो सेम लोग हैं, वही सुशांत के घर 13 तारीख को गए थे, क्योंकि जब 14 जून को सुशांत का कत्ल सुसाइड जो भी हुआ था, सुशांत ने स्मिता पारिक जो कॉमन फ्रेंड है इन सब की, उसको बताया था फोन करके कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो स्मिता पारिक का बयान तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया है। तो ये पुलिस की अपनी तरफ से एक, हम कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से लापरवाही दिखाई है या फेवरेटिज्म दिखाया है महाराष्ट्र सरकार को लेकर। कंगना वाले केस में भी उद्धव ठाकरे जी कल आए थे और उन्होंने बताया था कि मेरी कमजोरी को मेरी मजबूरी ना समझा जाए। तो ये खैर हालांकि बात उन्होंने की है, अब कमजोरी क्या है मजबूरी क्या है ये तो वक्त ही बता सकता है कि क्या कमजोरी है और क्या मजबूरी है। लेकिन इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, इस तरह की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, तो इस पर मेरी पैनी निगाहें हैं। मैं आपको कल भी बताऊंगी और लाइव जब भी आऊंगी तभी भी बताऊंगी। मेरे वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं लगातार आप लोगों को अपडेटेड वीडियोस दे रही हूँ। कोरोना के संक्रमण के मामले जो है हमारे यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 84,000 के आसपास हो गए हैं। और उसके ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है अभी तक मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ पर पिछले 24 घंटों में तो नहीं, अब तक के जो है 24 घंटों में तो लोग मरे ही हैं, कम से कम 1400 के आसपास लोगों की डेथ हुई है। लेकिन अभी तक जो मृतकों की जो फिगर बताई जा रही है वो 90,000 के आसपास मृतक बताए जा रहे हैं। जो रियल फिगर 89,000 के आसपास बताया जा रहा है। और संक्रमण के जो है 84,000 के आसपास संक्रमण के 24 घंटों में केसेस आए हैं, जो बड़ी मात्रा में केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि हमारे देश में रिकवरी हो रही है, मगर ये संक्रमण जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग संक्रमण है, जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। आप डबल मास्क पहन के रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। केजरीवाल जी ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था 48,000 झुग्गियों को हटाने का रेलवे ट्रैक्स के आसपास, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है दोबारा से। केजरीवाल जी का बयान आया कि मैं आपका बेटा हूं, जब तक मैं आपका बेटा हूं और तब तक यहाँ पर हूं दिल्ली में, तब तक आपकी झुग्गियों को कुछ नहीं होगा और आप लोगों का जो है इंतजाम करूंगा। इस तरह के जो बयान अब जाके केजरीवाल जी दे रहे हैं, खैर अच्छी बात है, खुशी की बात है। चाइना में बनाई गई वैक्सीन जो है नवंबर तक मार्केट में आ सकती है। चाइना में 4 तरह की वैक्सीन बनाई गई है। ऐसा कह रहे हैं कि इमीडिएट इफेक्ट में चाइना जो है जुलाई से ही अपने यहाँ पर मरीजों को कोरोना के इमीडिएट संक्रमण से बचने के लिए एक वैक्सीन दे रहा है जुलाई से, जो उसने अभी तक किसी को दिया नहीं है। लेकिन नवंबर से चाइना जो है अपनी वैक्सीन के साथ में मार्केट में अवेलेबल है और हम चाइना से वैक्सीन कोरोना की नवंबर से ले सकते हैं। मतलब नवंबर तक अभी हमें, अगर जल्द से जल्द अगर नवंबर तक भी है तो भी हमें अभी कुछ दिन का वेट करना होगा, कुछ दिन का हमें संयम रखना होगा और चाइना की हम लोगों को मदद करनी होगी। चाइना से हम चाइना की मदद पे हम लोगों को टिका रहना पड़ेगा, ऐसी बात सामने निकल के आ रही है। उमर खालिद जो है जेएनयू के पूर्व छात्र नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे जो है पुलिस ने 11 घंटे की पूछताछ की और उनको यूएसपीए लगा दिया गया। यूएसपीए कांग्रेस की सरकार में आया था 1967 में। बताते हैं कि
कांग्रेस सरकार के टाइम पे यूएसपीए लगाया गया था, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं। और ये जो है कांग्रेस सरकार के टाइम पर ही 2000 इसके बाद काफ़ी सारे उसमें 2000 में कांग्रेस सरकार के टाइम पे काफ़ी बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, लेकिन 2019 में बीजेपी ने भी इसमें अमेंडमेंट किया था और इसमें बिना बताए, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के दिए जो है पुलिस गिरफ्तार करके अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत आपको बिहाइंड द बार कर सकती है, जो उमर खालिद के साथ में किया गया, जिसको लेके अंधभक्त बहुत खुश है। अंधभक्त को बड़ा मजा आ रहा है कि उमर खालिद जो छात्र नेता है, जो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। तो अंधभक्त जो है बड़े खुश हैं, बड़े नाच रहे हैं। इनकी जो छोटी सोच है, इनकी जो छोटी सोच के तहत जब यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ मचाई जाती है तो अच्छा समझा जाता है। जब यूनिवर्सिटी में जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर अगर तोड़फोड़ मचाई जाती है तो बहुत अच्छा समझा जाता है। जब एक नेता बीजेपी का कहने लगता है कि गोली मार दो सालों को, और दूसरा बंदा आ भी जाता है, सिरफिरा दूसरे दिन बंदूक लेके आ भी जाता है, तो भी इनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पिंजरा तोड़ का सदस्य होगा या कोई गरीबों के लिए और मजबूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने वाला उमर खालिद जैसा छात्र, यशस्वी ओजस्वी कोई नेता होगा, तो उनको अंधभक्तों का हजम नहीं होता, क्योंकि अंधभक्तों के लिए तो एक ही एक नेता है, मोदी जी ही अंधभक्तों के नेता हैं। मोदी जी ही अंधभक्तों के आइडियल है, मोदी जी ही अंधभक्तों के इष्ट देव है। तो अंधभक्त डेफिनेटली उमर खालिद जैसे नए ब्लड को, एक जोश से भरे हुए जोश से ओतप्रोत नेता को डाइजेस्ट करने में असक्षम लगते हैं, और इसीलिए जो है अंधभक्त जो है उमर खालिद की अरेस्ट पे, उमर खालिद के जेल जाने से बहुत ज़्यादा खुश है। और ऐसे लोगों को मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कब नौकरी मिलने वाली है। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नौकरी कब मिलने वाली है। आपको नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आपको क्या लगता है इसके बारे में कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपकी नौकरी को लेकर। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, और आपके माँ बाप की नौकरी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। आपके माँ बाप को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको लास्ट नौकरी आपने कब की थी, कृपया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इतने महान क्यों हैं, आपकी महानता के कारण भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गिनाइए। और मैं जानना चाहूँगी कि अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। क्या अपना हक मांगना, खाना मांगना, नौकरी मांगना, सरकार से सपोर्ट मांगना, सरकार से अपने अधिकार मांगना, और मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना क्या अनलॉफुल एक्टिविटी? अगर ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी है तो ज़रूर उमर खालिद को अंदर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ मांगना जो है अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। और यूनिवर्सिटी में जो लोग तमाशा मचा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बच्चियाँ रो रही है, उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के छुप रहे हैं बच्चे, और कैंटीन में छुप रहे हैं। इस तरह के लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटी में अंदर क्यों नहीं किया जाता है? उमर खालिद जैसे नेता जो जनता में जोश का माहौल लेकर आते हैं, जो युवाओं में जो जोश लाना चाहते हैं, सरकार के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं, सरकार के बारे में लोगों को सावधान कर रहे हैं, इस तरह के नेता पर, इस तरह के युवा नेता पर क्यों यूएसपीए लगाया जाता है? यूएसपीए किसी पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है। अगर आप बहुत बड़े चमचे हैं बीजेपी के, और अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानना चाहते, आप अपनी नौकरी को नहीं जानना चाहते, अपने परिवार को नहीं संभालना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ चढ़ के जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बीजेपी का गुलाम रहना ज्यादा सूट करता है, क्योंकि आप जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी को गले लगाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी को गले लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली पहला काम आप ये करेंगे कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपको रोजगार कब मिलेगा, आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपका नौकरियां कब मिलेगी। रोजगार, नौकरियां बहुत जरूरी है। अगर आपको रोजगार मिल रहा है, रोजगार के आपको लोन मिल रहा है रोजगार के लिए, तो फिर उस लोन पे आपको इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? ये सारे सवाल सरकार से कौन पूछेगा? अगर ये सारे सवाल आप सरकार से नहीं पूछ सकते तो उमर खालिद को बोलने दो, कम से कम वो तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग घर में बैठे हुए, लेकिन उमर खालिद अगर हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को यूएसपीए डेफिनेटली नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि आजकल सरकार से कुछ भी पूछना जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी के चलते हो जाता है। और ऐसे में कुछ भी सरकार से पूछना जो है अनलॉफुल एक्टिविटी अगर है, तो फिर
आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करना फिर शायद अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। आपको सुसाइड कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो आप सुसाइड कर लीजिए और यूएसपीए से बचिए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी को भी कोरोना हो गया है, तो ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया जी कोरोना पॉजिटिव है, अमित शाह जी हॉस्पिटल में एडमिट है, और भी कई सारे बड़े नेताओं को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, और ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। आप लोग प्लीज़ कोरोना से बचिए। कोरोना के 84,000 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक इतनी बड़ी ऐसी बीमारी जिसका ना आदि है ना अंत है, इससे डर के रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग डर के रहें, बच के रहें, जो आपके फेवर में रहेगा। अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप बचेंगे नहीं, आप मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क गलत तरीके से पहनेंगे, गलत तरीके से मार्केट में घूमेंगे, आप लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप आपकी मौत को बुलावा दे रहे हैं। ये मैं आप लोगों का आगाह करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौतें तो कम हो रही है, लेकिन जो कम मौत है उसमें आपका नंबर लग जाए पता नहीं, तो आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बारिश का है, और बारिश में कोरोना वायरस ज़्यादा बुरी तरह से आपको चपेट में ले सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल जब मैं आपसे मिलूंगी तो आपसे कोई किसी नए सब्जेक्ट पे बात होगी, कुछ नई खबरों पे बात होगी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इतना ज़्यादा समय निकाला हमारे चैनल के लिए, धन्यवाद।